तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारा जियोग्राफी या भूगोल का जो चौथा वीडियो है। आज वो भारत के तट, जो हम उस तट से जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने भारत की प्रमुख नदियाँ, और जो इस चौथे पार्ट के बाद जो हमारी पाँचवा जो पार्ट आएगा वो आएगा भारत के पर्वत। तो उस पर आएगी हमारी पाँचवीं वीडियो। तो ये चौथी वीडियो है हमारी। ये किस पर है? तो भारत के तट, जो जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, तो वो पढ़ेंगे आज। तो जिन दोस्तों ने वो भारत की नदियाँ, जो प्रमुख नदियों के ऊपर जो वीडियो बनी है वो नहीं देखी हो, तो पहले उन्हें देखें और फिर इन्हें देखें, तो काफ़ी समझ में आएगा। और इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी अगली, वो आएगी भारत के पर्वत, और जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं कि भारत के पर्वत पर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो वो भी समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले समझते हैं हम भारत के तट। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये हमने भारत का मैप लिया है और इसमें देखेंगे हम भारत के तट। तो जो भारत की जलीय सीमा है पहले वो देखते हैं। तो जो भारत की जलीय सीमा है वो गुजरात राज्य से बढ़ते बढ़ते वो पश्चिम बंगाल के राज्य की सीमा तक लगती है। और जो ये पूरी सीमा है हम इसको देखते हैं। जो ये पूरी सीमा है लगभग हम देखते हैं इसे, मुख्य जो सीमा है ये लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और जो हम इसके बाद देखते हैं जो ये अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है, और इसको टोटल मिला लें तो जो टोटल मिला लें तो इसके बाद होती है ये 75 या मतलब 7516 किलोमीटर। तो ये 7516 किलोमीटर होती है। और हम देखते हैं जो भारत की इस साइड है वो है बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ये है बंगाल की खाड़ी। और इसे देखते हैं तो ये क्या है दोस्तों? ये है अरब सागर, अरब सागर। और दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण में क्या है दोस्तों? दक्षिण में है हिंद महासागर। और जो जलीय सीमा है हम देखते हैं, भारत की जो जलीय सीमा है जो दक्षिण भारत है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो तट हैं तो हम उन पहले तटों को देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो भारत के कितने राज्य सीमा से स्पर्श करते हैं, तटीय सीमा से, जो जलीय तटीय सीमा है, तो वो देखते हैं भारत के कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, 9 राज्य जो जलीय सीमा स्पर्श करते हैं। तो पहले उन 9 राज्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है ये आता है गुजरात। तो दोस्तों याद कर लेंगे ना। तो ये जो पहले ये आता है गुजरात, और इसके बाद जो आता है ये महाराष्ट्र आता है, ये आता है गोवा, और गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद जो है ये है तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश, और ये उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये क्रम वाइज लिख लेंगे इन्हें। तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और फिर उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसे हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, तो वो आता है। तो इसमें हम देखें दोस्तों, तो सबसे जो लंबा राज्य की जो सीमा स्पर्श करती है तो वो किसकी करती है? तो वो गुजरात राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो हम गुजरात राज्य की सीमा देखें तो जो सीमा स्पर्श करती है वो करती है 1214 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी जो राज्य है, जो जलीय सीमा है, भारत की सबसे लंबी जो जलीय सीमा है गुजरात राज्य की लंबी सीमा है। हमें देखने में लगेगा कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी सबसे लंबी सीमा होगी, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक फैला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ये मुड़ा हुआ है, तो इसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है। तो कितनी है इसकी? 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। और जो सबसे छोटी सीमा की बात करें तो सबसे छोटी सीमा है गोवा की। कितनी है दोस्तों?
101 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? तो 101 किलोमीटर। अब इसके बाद में बात करें, मतलब इसके आधार पर अलग बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, तो जो सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य की है? तो वो है अंडमान निकोबार की। तो हमने अभी बताया है दोस्तों, अंडमान निकोबार जो पूरा जलीय सीमा से घिरा हुआ है, तो उसकी जो जलीय सीमा है वो कितनी है दोस्तों? तो उसकी जलीय सीमा की बात करें हम दोस्तों, तो उसकी है 1962 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1962 किलोमीटर, लगभग 1962 किलोमीटर। किसकी है ये? तो ये है अंडमान निकोबार की, जो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा है। अगर इसके बाद अब बात करें दोस्तों, तो अब हम देखते हैं जो तट है भारत का, ये तट, इसे हम देखते हैं दोस्तों। तो लगभग ये तट है, ये लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे हम मैदान कहते हैं। और इसे हम देखते हैं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं पूर्वी तट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पूर्वी तट। और इसे कहते हैं हम पश्चिमी तट। इसे कहते हैं हम पश्चिमी तट। और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, तो क्या नाम है इसका दोस्तों? तो इसका नाम है सह्याद्री तट। और इस जो पूर्वी तट को नाम से जानते हैं, तो वो क्या है? सह्याद्री पर्वत। और इसको हम जानते हैं नाम से दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत। इसको जो जानते हैं पूर्वी तट को, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। अब जो तट बनाए गए हैं इनके बीच में भी, अब उन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जो ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं। जो यहाँ है, यहाँ देखा था हमने गुजरात, और यहाँ है दमन, और ये है गोवा, ये कर्नाटक, और जो ये है केरल। और इसके बाद देखें हम दोस्तों, तो ये पड़ता है तमिलनाडु। और ये क्या है? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद देखें तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, तो दोस्तों जो गुजरात और दमन के बीच में पड़ता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि गुजरात में कौन सा तट पड़ता है। तो हम देखते हैं जो गुजरात और दमन के बीच में पड़ता है, उसे जानते हैं हम काठियावाड़ तट। तो जो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काठियावाड़ तट किस राज्य के सीमा स्पर्श करता है, तो वो गुजरात की सीमा स्पर्श करता है और आंध्र प्रदेश की भी सीमा स्पर्श करता है। और इसके बाद देखें हम दोस्तों, तो इसके बाद दमन से लेकर गोवा तक, तो यहाँ कौन सा तट है दोस्तों? तो ये है कोंकण तट। कौन सा है दोस्तों? तो ये है कोंकण तट। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोंकण तट किस राज्य की सीमा स्पर्श करता है, तो वो महाराष्ट्र की सीमा स्पर्श करता है। और यहाँ से देखें गुजरात से गोवा से देखें कर्नाटक तक, तो कौन सा तट है? तो ये है केनरा तट। और इसके बाद देखें हम, तो जो इसके बाद देखें तो कर्नाटक से केरल तक, तो ये दोस्तों जो तट पड़ता है ये है मालाबार
मालाबार तट। और इसके जो नीचे जो लास्ट बिंदु बचता है वो है तमिलनाडु का एक क्षेत्र है कन्याकुमारी, जो जिसे हम दक्षिण बिंदु के रूप में भी जानते हैं। तो वो कन्याकुमारी जो शहर है, तो कन्याकुमारी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं कैप कॉमेरिन। अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कैप कॉमेरिन के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो वो कन्याकुमारी को जाना जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच कौन सा तट पड़ता है, तो वो पड़ता है कोरोमंडल। जो यहाँ से यहाँ तक पड़ता है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या पड़ता है दोस्तों, तो वो पड़ता है कोरोमंडल तट। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा क्षेत्र। तो हमने दोस्तों पढ़ा था नदियों के बारे में। तो जो पूर्वी तट की जो नदियाँ बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। और जो पश्चिम में गिरती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, वो क्या बनाती है, तो वो बनाती है एस्चुरी। और तो ये काफ़ी अच्छी तरह हमने पढ़ लिया, तो वो पिछली वीडियो में जाकर देख लें, जो हमने नदियों के प्रमुख नदियों के ऊपर वीडियो बनाया है, तीसरा भाग जियोग्राफी का, तो उसमें देख लें। और इसे हम कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं हम डेल्टा क्षेत्र। और इसी को हम कहते हैं उत्तरी सरकार। क्यों कहते हैं इसे उत्तरी सरकार, तो जो पूर्वी तट है और जो पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट से पूर्वी तट में जो जनसंख्या है वो भी अधिक है। और जो सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है वो पूर्वी तट में की जाती है। तो जो जनसंख्या है वो लगभग पूर्वी तट में अधिक है। और जो कृषि की जाती है वो किस में की जाती है, तो वो भी पूर्वी तट में की जाती है। और सर्वाधिक जो व्यापार होता है वो लगभग इधर से ही होता है। तो हम देखते हैं, जो इसके बाद देखें तो एक चेन्नई है जो तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु से एक, और इसके बाद देखें हम दोस्तों, तो दोस्तों आज जो हमने समझा है वो समझा है भारत के तट। और जो हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी भारत के पर्वत के बारे में, तो जिससे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, भारत के पर्वत के पश्चात बन जाते हैं क्वेश्चन। तो उससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को एक आसान भाषा में समझने के लिए हम मैप वाइज समझेंगे, कौन सा पर्वत कहाँ है, तो उसे ही समझेंगे। तो इसमें देखते हैं जो पूर्वी तट है और जो पश्चिमी तट है, वो जो जहाँ मिलते हैं तो उन्हें नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है, तो जो हमने अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये काफ़ी अच्छी तरह से, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनमें सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। तो उन्हें हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो थैंक यू दोस्तों।